सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने तीन इक्वेशन मैक्सवेल की, जो कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी हमने डिराइव कर ली थी। आज फोर्थ इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो कि यहाँ दिखाई गई है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे सदिश प्लस डेल डी सदिश अपॉन डी टी। इसमें फर्स्ट टर्म हमारी कंडक्शन करंट है, सेकंड हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट है। और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में विस्तार से बताया था कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है और कैसे अराइज होती है। तो जिनको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से समझना हो वो मेरा पीछे का लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एम्पियर्स लॉ की। तो एम्पियर्स लॉ हमें क्या बोलता है कि किसी बंद परिपथ का से गुजरने वाली धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसका एक ये शॉर्टकट मेथड है। वैसे तो हमारे पास मेन जो इसका प्रॉपर मेथड होता है वो बायो-सावर्ट लॉ होता है, बट एम्पियर्स लॉ एक तरह से आप बोल सकते हैं, एक तरह से गैजेट है और एक टूल है जो हमें शॉर्टकट तरीका देता है, जो बताता है कि बंद पथ का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ से गुजरने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वायर दिखाया जिसमें से कुछ धारा जा रही है, इसको माना मैंने I, और ये फॉर H डॉट डी एल केस जब होगा, जब हम इसको H डॉट डी एल केस लेंगे तो यहाँ पे फ्री करंट होगा। इसके बारे में डिटेल से जब हम EM थ्योरी में कब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि फ्री करंट क्या होती है, बाउंड करंट क्या होती है, ये बहुत सी टर्म होती है। अभी के लिए आप इतना काफ़ी है समझने के लिए। ये फ्री करंट है, फ्री करंट है। तो इससे हो सकता है इससे कई धाराएं गुजर रही हो, कई वायर हो, तो जितनी भी धाराएं गुजरेंगी उन सब का क्या होना चाहिए, सम होगा। और इसके अराउंड एक पथ हमने बना लिया। इस पथ के ऊपर अगर हम इसका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लें तो यह इस बंद परिपथ के अंदर से गुजरने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है, जो हमने यहां दिखाया है। अब इस समीकरण का अगर हम कर्ल थ्योरम का उपयोग करें, इस रेखीय समाकलन को हम सरफेस इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं कर्ल थ्योरम का उपयोग करके, जिसको मैंने यहाँ एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया है, डेल क्रॉस एच। अगर आप इसका करोगे तो बेसिकली ये आएगा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एच इंटू डी एस इज इक्वल टू आई को आप क्या लिख सकते हो, जो करंट होगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। तो उसको आप डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे सदिश। यहाँ पे ये जो जे है, ये जो करंट डेंसिटी है वो किसके कारण से, फ्री करंट। ठीक है, दिस इज द एम्पियर्स लॉ इन फॉर्म ऑफ द कर्ल। ठीक है, अब इस इक्वेशन का अगर हम डाइवर्जेंस लें तो क्या लिख सकते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे सदिश। और वी नो दैट द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो, मतलब हमेशा जो डाइवर्जेंस होता है किसी भी कर्ल का वो सदैव क्या होता है, जीरो होता है। तो इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड होगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर हो गया है, जीरो के बराबर हो गया। इसके कारण से हमारा जो डाइवर्जेंस ऑफ जे सदिश है वो क्या आ गया, जीरो के बराबर आ गया। बट ये जो डाइवर्जेंस ऑफ जीरो है ये सिर्फ स्टेडी स्टेट केस के लिए हो सकता है। अगर हम इसको समझना चाहें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन देखें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ चर्चा कर देते हैं कि ये क्या है। कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेरिवेशन करने हम नहीं जा रहे हैं, बट हम इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास से कोई एक स्पेस है, स्पेस को मैंने ये क्लोज कंटूर के द्वारा बंद किया है, जिसके अंदर एक वॉल्यूम होगा। इस वॉल्यूम में सपोज कुछ चार्ज है जिसका चार्ज डेंसिटी यहाँ रो है।
तो इसकी सरफेस से सपोज कुछ फ्लक्स निकल रहा है। अब फ्लक्स क्या, सपोज कुछ करंट निकल रहा है और करंट को आप एक क्लोज एरिया यहां बना दिया तो ये ds हो गया, और इससे जो निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। तो ये जो J डॉट ds जो होगा, J डॉट ds बेसिकली क्या होगा, करंट डेंसिटी का फ्लक्स। तो इस संपूर्ण एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा, इसके कुल एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा वो किसके ऊपर होगा, जैसे जैसे करंट बाहर निकलेगी वैसे वैसे रो का मान क्या होगा, घटेगा। इसके अंदर का रो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इसके अंदर रो फिक्स है, बाहर से कुछ आ नहीं रहा है, तो ये टाइम के साथ साथ घटेगा। तो यही ये कंटिन्यूटी इक्वेशन बताती है कि जो टोटल आउट ऑफ फ्लक्स होता है करंट डेंसिटी का, वो किसके इक्वल होता है, इसके अंदर से उपस्थित चार्ज का जो घनत्व होता है उसके परिवर्तन की दर के बराबर होते हैं, जिसको हमने यहाँ इस इक्वेशन में दिखाया गया है। तो अभी हम हमारे जो मेन जो हमारा डेरिवेशन चल रहा है उस पर आते हैं। तो हमारे पास क्या है, डेल डॉट जे इक्वल टू 0। तो यहाँ डेल डॉट जे अगर 0 हो जाएगा तो मतलब क्या हो गया, ये डी रो बाई डी टी 0 होना चाहिए। मतलब ये इसके अंदर से जो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये वैलिड नहीं हो रही। इसको देखो समझने के लिए कैसे, अगर हम स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात करते हैं उस केस में क्या होगा, सपोज हमारे पास एक ये वायर है और वायर में कुछ चार्ज अंदर आ रहा है और कुछ चार्ज इससे बाहर जा रहा है। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, सपोज मैंने यहाँ थोड़ा सा बना के दिखाया है। इसमें कुछ वायर आ रहा है, वायर में कुछ चार्ज आ रहा है और एक साइड से कुछ चार्ज बाहर जा रहा है, मतलब कुछ करंट अंदर आ रही है और कुछ बाहर जा रही है। तो इससे नेट जो फ्लक्स क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स जितना है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है। तो इसके इस वायर के जो ये एलिमेंट जो मैंने यहाँ बनाया है, इसके अंदर जो रो रहेगा, मतलब जो इसका चार्ज डेंसिटी रहेगा, क्या वो समय के साथ बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें से जो चार्ज अंदर आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर जा रहा है, इसके अंदर नेट चार्ज फिक्स है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में ही आपका डी रो बाई डी टी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तभी उसी केस में आपका डेल डॉट जे क्या होगा, 0 होगा, जो हमारा ये ऊपर आ रहा है। पर सपोज करो कुछ अगर ऐसा होता कि यहाँ ये एक वायर है और इधर से इसमें से कुछ चार्ज आ रहा है और बाहर नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, तो उस केस के अंदर डेल डॉट जे 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेट होना चालू हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में डी रो बाई डी टी आपका 0 नहीं होगा। तो ये इक्वेशन में डेल डॉट जे 0 नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा अभी इक्वेशन आया है डेल डॉट जे 0, यह सिर्फ स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए ही लागू हो रहा है, टाइम वेरिंग केस में नहीं हो रहा। टाइम वेरिंग केस से मेरा मतलब है कि जहां चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा है टाइम के साथ साथ किसी जगह पे, उस कंडीशन पे ये लागू नहीं हो पा रहा। तो मतलब जो एम्पियर्स का ये जो लॉ है वो सिर्फ किसके लिए लागू हो पा रहा है, स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए लागू हो पा रहा है। तो मतलब यहाँ जो कर्ल इक्वेशन है ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए ही लागू हो पा रही है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो हमारा दोनों केस के लिए लागू हो, उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो होता है, ये हमारा फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है जो हमारा गॉस लॉ होता है। तो हम इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में रो की वैल्यू रखते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने डाइवर्जेंस को दोनों तरफ से बाहर ले लेंगे, इन दोनों टर्म्स में डाइवर्जेंस आ जाएगा। रो की जगह आप डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ डी लिखोगे, वहां से डाइवर्जेंस आप आउटसाइड ले लोगे, तो इसको हम डाइवर्जेंस ऑफ जे सदिश प्लस डेल डी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मैं इसको कॉमन इसलिए ले पा रहा हूं बाहर डेल, क्योंकि ये जो इसका जो ये डेल है ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम इसमें और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ ये बेसिकली ईएम थ्योरी का पार्ट होता है। हम हमारे जितना इस माइक्रोवेव से रिलेटेड है उतना ही हम इसको पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में इसको डेरिवेशन कंप्लीट कर पाएं। तो अब मैं क्या करता हूं, ये इक्वेशन आ गई, तो अब ये इक्वेशन आ गई है तो इस पूरे पार्ट को मैं क्या मानता हूं, इसको पूरे को मैं एक जे टोटल मानूंगा। तो देखो मैं क्या करता हूं, एक मैंने जे टोटल मान लिया, जे टोटल, जहां जे सदिश मैंने कुछ हमारा जो पहले का स्टेडी स्टेट कंडीशन में है कंडक्शन करंट डेंसिटी मान लिया, और एक मैंने जे डैश सदिश मान लिया,
और इसको अगर हम जे टोटल मान लें तो अब ये डेल डॉट जे टोटल इज इक्वल टू 0, मतलब अब हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। और ये जो जे डॉट डैश है इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये डेल डी बाई डी टी, जो कि हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो फाइनल हमारा क्या आ गया, डेल डॉट जे टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां तक हो गया। तो हमें इस इक्वेशन में क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा कि यहां पे जो ये जे सदिश है ये सिर्फ स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए है, और इसका डाइवर्जेंस लें और ये 0 हो, इसके लिए इसको जे न हो के जे टोटल होना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसे डेल क्रॉस एच सदिश इज इक्वल टू जे टोटल सदिश लिखते हैं। तो फाइनल अब हमारा डेल क्रॉस एच और जे टोटल की वैल्यू हमने क्या माना था, ये हमारा इस यहाँ पे ये माना था, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। तो ये हमारी फाइनल क्या आ गई, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब अब अगर इसका आप डाइवर्जेंस लेंगे तो आपका डेल डॉट जे 0 हो पाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पे मॉडिफाई कर दी है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको जे टोटल मान लिया है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हमारा एम है वेव इक्वेशन डेराइव करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस में हमारे माइक्रोवेव की वेव इक्वेशन डेराइव करना। तो हम उसके लिए स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन जो हमने डेराइव किया था लास्ट लेक्चर में। वो क्या था, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डी टी। अगर इस इक्वेशन का मैं कर्ल लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, कर्ल ऑफ डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डी टी डेल क्रॉस ऑफ बी, ठीक है। और एक वेक्टर आइडेंटिटी अगर हम यूज करें जो कि यहां मैंने दिखाई है, डेल क्रॉस ब्रैकेट में डेल क्रॉस ऑफ v को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ v माइनस डेल स्क्वायर v। और यहाँ v एक, हम अगर इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करें आपस में, इसको और इस इक्वेशन को, तो यहाँ v की जगह क्या है, क्या आएगा, e सदिश। तो इसका यूज करते हुए हम ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ जो डेल क्रॉस बी है, जो हमारा फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो हमने लास्ट स्लाइड में निकाला था, वो क्या था हमारा डेल क्रॉस एच, और एच को हम बी की टर्म में लिखेंगे तो बी बराबर हमारा क्या होता है, बी होता है हमारा म्यू जीरो, बी बराबर होता है हमारा, तो बी बराबर होगा हमारा म्यू जीरो एच, ऐसा ही होता है। तो हम यहाँ डेल क्रॉस बी को फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके लिख देते हैं। तब देखो J क्या होता है, हमारा कंडक्शन करंट डेंसिटी माना था, जो क्या होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई सदिश, यही होता है हमारा J। और अगर हम फ्री स्पेस के इसके अंदर बात करें, मतलब जहां कंडक्टिविटी क्या हो, 0 हो, मीडियम की लॉसलेस हो, और मीडियम में कोई चार्ज भी ना हो, चार्ज डेंसिटी 0 हो, तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो डेल डॉट ई हमारा क्या होता है, डेल डॉट ई होता है हमारा रो बाय एप्सिलॉन 0। तो रो जब 0 है तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, डेल स्क्वायर ई, और इधर से जेड 0 हो जाएगा क्योंकि सिग्मा 0 है होगा। तो फाइनली हमारा फॉर फ्री स्पेस केस के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यह हमारी आ गई वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड केस। अगले लेक्चर में हम निकालेंगे वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और फिर इन दोनों इक्वेशन को हमने जो सबसे पहले लेक्चर में एक वेव इक्वेशन निकाली थी उससे कंपैरिजन करेंगे। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप मेरा फर्स्ट लेक्चर में देखिए, एक वेव इक्वेशन हमने निकाली थी कि हम वेव किसको कहेंगे, एक डिफरेंशियल फॉर्म निकाला था हमने वेव का कि वेव होती क्या है, उससे हम इन दोनों को बाद में कंपेयर कराएंगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकालेंगे जिसके आधार पर मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सभी को धन्यवाद।